ये सबको समझ आ गई कि नहीं? हाँ, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? लेड स्टोरेज बैटरी यस सर। न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैंने दे दिया अभी, थ्योरी में ही दे दिया न्यूमेरिकल्स का। अब जैसे ये ध्यान था, रिचार्जिंग के समय एनोड जो है, ये मैक्सिमम ये ना कुछ टीचर्स भी गलत बता जाते हैं। एनोड जो है वो ये होता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb प्लस SO4 नेगेटिव। जो डिस्चार्जिंग में एनोड था वो क्या हो जाएगा? अब ये क्या हुआ है? ये हमारा एनोड है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाइल चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी PbSO4 एनोड जो है इट इज रिड्यूस्ड टू Pb। PbSO4 एनोड इज रिड्यूस्ड टू Pb। जो एनोड था वो PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb बनाएगा। जो एनोड था वो एनोड ही रहेगा, रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे उस पर, क्योंकि करंट सप्लाई हो रही है उसको। अब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला है? यस। किसी को डाउट तो नहीं कोई? रिएक्शन समझ आ गई इसकी कि नहीं, लेड स्टोरेज बैटरी की? यस सर। चलो अब इसका नेक्स्ट जो है वो है निकैड। हाँ, अब नोट करेंगे निकैड। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन बता दिया है, आंसर मैं बताऊंगा इसका, एक बार ट्राई कर लेना। निकैड, निकल कैडमियम सेल। निकल और कैडमियम में कैडमियम जो है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो कैडमियम एनोड होगा और NiO2 कैथोड होगा। कैडमियम एनोड होगा, NiO2 कैथोड होगा, और केवल इधर भी रखना है। कैडमियम एनोड है, NiO2 कैथोड है, और KOH इधर भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो तुम्हें हमेशा पता होगा कि ये सेल में यही पूछ लेते हैं कई बार। अब इसमें रिएक्शन लिखेंगे, CD से बना दो CdOH होगा, दो इलेक्ट्रॉन, 2 OH, दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 2 OH आ जाएंगे, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये एनोड की इक्वेशन। और ये जो निकैड है ये एडवांस कैलकुलेटर में यूज होता है, यूजेस भी ध्यान रखते हैं। अभी बोर्ड के अपने क्वेश्चन आए थे तो उसमें यूजेस पूछे थे। एनोड जो है ये होगा, कैथोड पे NiO2 से बना देना, NiOH वोल्ट वाइज। दो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, 2 OH इधर आ जाएंगे, 4 H है तो 2H2 हो जाएगा, बैलेंस हो गई इक्वेशन। समझ आ गई कि नहीं बात? तो दोनों को ऐड कर देना, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देना, नेट इक्वेशन आ जाएगी। एनोड कैथोड की इक्वेशन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं कोई? इसके ऊपर भी इस सेल के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो, तो ये आ गया, ये समझ आ गया यहाँ पे, ये निकाइड खत्म हो गया। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट अब है फ्यूल सेल। आजकल लिथियम बैटरीज भी यूज हो रही हैं, जो सेकेंडरी बैटरीज हैं। लिथियम बैटरी जिसमें पानी वगैरह की जरूरत कम पड़ती है बहुत। अच्छा, अब है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल लेड स्टोरेज बैटरी में भी दिक्कत क्या है? लेड जो है पॉइजनस नेचर का होता है। लेड जो है कौन से नेचर का है? पॉइजनस नेचर का है, इसलिए इसका
इसको डिस्पोज ऑफ करना भी थोड़ा टफ है। अब है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल मैंने तुम्हें बता दिया H2O2 फ्यूल सेल है। H2O2 फ्यूल सेल है, अपोलो मून फ्लाइट्स में यूज हुआ था। 200 किलो का ये फ्यूल सेल था हमारा, और एस्ट्रोनॉट्स ने 11 दिनों के लिए यूज किया था। बाय प्रोडक्ट वाटर यूज किया था फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो इसमें फ्यूल सेल के अंदर ये यूज कर लिया। इसमें यहाँ पे एनोड बना देंगे। प्रॉपर डायग्राम बुक से देखना। यहाँ एनोड बना दिया सपोज, एनोड नेगेटिव। और एनोड होता क्या है? कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं इसके? प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। दिक्कत क्या आती है? ये काफी कॉस्टली होते हैं। तो ये डीमेरिट है इसका, फ्यूल सेल का। तो एनोड क्या है? कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट हमारे प्लेटिनम और पैलेडियम है, और ये महंगे होते हैं, ये इसकी दिक्कत है। और ये हमारा कैथोड है, ये कैथोड है। ये भी क्या है? कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। तो ये एनोड और कैथोड हो गए। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास KOH होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर आता है वाटर H2। यहाँ पे हमारा पूरा प्रेजेंट क्या है? एक्वस फॉर्म में KOH। यहाँ पे सॉलिड कैटलिस्ट है, यहाँ है एक्वस या कंसंट्रेटेड कह लो KOH या NaOH। ये एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेटेड KOH या NaOH। और यहाँ पे क्या थे? सॉलिड। यहाँ पे क्या है? सॉलिड कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट। और यहाँ से ध्यान देना, इधर इस साइड से H2 गैस पास करेंगे, इस साइड से O2 गैस। याद कैसे करोगे? एनोड नेगेटिव है ना, नेगेटिव और H पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव ये है, H पॉजिटिव है, तो H2 गैस इधर से पास करना है। और ये पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव होता है चार्ज। तो इधर से O2 गैस पास करें, इधर से O2 गैस को पास करें। ये इसके फ्यूल है, और कंटिन्यूसली सप्लाई होती है फ्यूल की, इसलिए ये सेल कभी डेड नहीं होता। कंटिन्यूसली सप्लाई होती है फ्यूल की, तो सेल कभी डेड नहीं होगा। बोलो किस क्या बोलना? सर O2 को हमने डाला है अंदर या फिर O2 बाहर निकली हाँ, है? यही तो डाला है ये O2 जो है फ्यूल है इसका। इसको अच्छा पूरा कंडेंस करके डालते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, ये फ्यूल है इसके। अब देखो ध्यान देना, ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ये किस इधर क्या किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तीनों को कॉन्टैक्ट बनाना इजी होगा कि टफ होगा? तीनों को कॉन्टैक्ट टफ बनाना इजी होगा कि टफ होगा? इजी होगा, टफ होगा? ये टफ। टफ होगा ना, तो ये इसकी डीमेरिट है। ये क्या है इसकी? डीमेरिट। तो मैंने तुम्हें समझा दिया यहाँ पे फ्यूल सेल कैसे काम करेगा। बस ये फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी और ये काम करता रहेगा। तो इसकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है? इसकी मेरिट्स क्या है ये पूछी जाती है पेपर में। पहले एनोड के थोड़े पे रिएक्शन लिख लेंगे। एनोड पे H2 से बनाओ H2O, और इसको बैलेंस कर दो बेसिक मीडियम में। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 O चाइंस आएंगे, तो एक H2O और आ जाएगा, और बैलेंस हो गई। कोई डाउट? ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई। और एनोड पे ये आ गया। कैथोड पे, कैथोड पे O2 से बनाओगे O चाइंस। O2 से क्या बना दोगे? O चाइंस। 2 O चाइंस बनेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 नेगेटिव है, तो 2 O चाइंस और आ जाएंगे, तो 2H2O। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। दोनों क्वेश्चन को जब ऐड करोगे तो 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2 आएगा। मैंने शायद उल्टा लिख दिया। क्या क्वेश्चन आएगी दोनों को ऐड करने के बाद? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 आएगा ना? हाँ, ये आएगी क्वेश्चन। तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये नेट रिएक्शन आएगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। तो ये वाटर यहाँ पे समझ गए कि नहीं? है तो ये नेट रिएक्शन है इसकी, और एनोड कैथोड की रिएक्शन भी बता दी। बैलेंसिंग करना आ गया है कि नहीं इसको? यस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये यहाँ पे मेरा खत्म हो गया फ्यूल सेल। इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स सुन लेंगे एक बार। कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है फ्यूल की, इसीलिए सेल कभी डेड नहीं होता। कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है फ्यूल की, तो सेल कभी डेड नहीं होता। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी नॉर्मल पावर प्लांट से ग्रेटर होती है। जैसे नॉर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% के आसपास है, इसकी 60-70% के आसपास पहुंच जाती है। और एफिशिएंसी इसके निकालना है तो फॉर्मूला होता है डेल्टा G बाय डेल्टा H।
एक बार नीट के पेपर में ये फॉर्मूला भी पूछा होगा, हालांकि थर्मोडायनामिक्स में होता है इस फॉर्मूले पे। एफिशिएंसी होती है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बाय नेट एंथैल्पी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यूजफुल वर्क है यानी आउटपुट है, और डेल्टा जी जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो उसका इनपुट है। आउटपुट का इनपुट क्या होता है? एफिशिएंसी। तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच क्या है? एफिशिएंसी। और तीसरा ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ये तीन इसके मेरिट्स, तीन मेरिट्स हैं इसके। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल है, नेवर बिकम डेड। दूसरा एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तीसरा पॉल्यूशन फ्री। और इसके डीमेरिट्स क्या है वो मैंने साथ साथ बता दिए थे। एक तो एक्सपेंसिव कैटलिस्ट, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट तो ध्यान होगा। दूसरा कोरोसिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, कोरोड कर जाता है, उस टाइम में खराब हो जाता है। कोरोसिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा पॉइंट। तीसरा डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन द थ्री फेजेस, ये गैसियस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन द थ्री फेजेस। और डिफिकल्ट टू डील विद गैसेस, क्योंकि सेल को हमें डील करना पड़ता है लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर। डिफिकल्ट टू डील विद गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। डिफिकल्ट टू डील विद गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये फ्यूल सेल था पूरा। अभी समझ आ गया फ्यूल सेल की नहीं? विधि दिक्कत थी हाँ जो खत्म सर, हो गई कि नहीं? आ गया सर। यस सर। हाँ, तो ये सेल हमारे खत्म हो गए। देखो ये सेल बनाने में मैं मेरे को लगता है कम से कम 1.5 घंटा, मतलब 2 क्लासेस तो कम से कम लगती। मैं उस समय तुमसे सुनता भी, लेकिन अब जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको और ढंग से समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है थ्योरी में ऐसे पढ़ाने में? बोलेंगे नहीं ऋषि? चलो, नो क्योंकि सर। इससे ना हमारा थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ऑनेस्टली करना है, जो बच्चा ऑनेस्टली करेगा ना उसको फायदा होगा कि पहले से पढ़ के रखा हुआ है। मैंने सुना नहीं, मैं सुन लेता पहले ना तो और अच्छा लगता, यहाँ तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, फिर मैं ऐसे फास्ट करवा देता पूरा। चलो कुछ नहीं होता, लेकिन कर जरूर लेना इसको। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा कोरोजन है, ये भी पढ़ लिया ना तुमने? यस यस सर। सर। यस सर। कोरोजन, देखो कोरोजन क्या होता है, जैसे हमें इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है वो रस्टिंग होगा। टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? रस्टिंग ऑफ आयरन, हमें ये टॉपिक करना है इसके कोरोजन के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको कोरोजन कहते हैं, है ना? तो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है सबको पता है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जैसे ही आयरन आती भी कैसे है, आयरन के ऊपर जब मॉइस्चर आ जाता है, आयरन को हमने पेंट नहीं कर रखा है, या उसके ऊपर ऑयलिंग नहीं कर रखी है, या ग्रीजिंग नहीं कर रखी है, या किसी और मेटल से आयरन को कोट नहीं कर रखा, जैसे गैल्वेनाइज्ड आयरन को, जीआई पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। तो तब उसमें क्या हो जाती है रस्टिंग, उसके ऊपर मॉइस्चर आएगा, या उसके ऊपर कहीं से बेंड आ गया या कट हो गया, स्क्रैच पड़ गया, तो वहां पे तुम्हें दिखता है कि रेडिश ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है, और एक एक करके लेयर इसकी पील ऑफ होती रहती है, और धीरे धीरे करके पूरा आयरन खत्म हो जाता है। तो यही रस्टिंग ऑफ आयरन है, दैट इज स्लोली ईटिंग अवे द मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक CO2 और SO2, एसिडिक गैसेस। तो ये आयरन की रस्टिंग में बहुत हेल्पफुल है, मतलब आयरन को खत्म कर देंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसे अगर एसिडिक मीडियम, अगर मीडियम जैसे कॉपर के ऊपर रस्टिंग देखते हो ना, ग्रीन कलर की होती है, उसको बोलते हैं कि किससे साफ कर लेना चाहिए उसको? उसको हमें लेमन से साफ कर लेना चाहिए, उसकी लेमन। बेसिक इंग्रेडिएंट CuCO3 डॉट CO छोड़ ट्वाइस। मेलाचाइट का फॉर्मूला भी है। अगर एज्यूराइट बोलते हैं तो यहाँ 2 लग जाता है, तो एज्यूराइट हो जाता है, AZ2RIT। ये मेलाचाइट का फॉर्मूला भी है। वर्डिग्रीज ग्रीन भी कहते हैं। कॉपर के ऊपर रस्टिंग ग्रीन कलर की होती है। साफ करने का तरीका लेमन से साफ करते हैं। एक एग्जांपल दिया, कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग ग्रीन कलर, आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसे होती है वो सबने किया होगा। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन पढ़ाया सबने कि नहीं? यस सर। Why यस सर। corrosion is called as an electrochemical phenomenon? Why corrosion is called as an electrochemical phenomenon? ये किया हुआ ना सबने क्वेश्चन? कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा कि आयरन के ऊपर मॉइस्चर आ गया, तो यहाँ से आयरन धीरे धीरे आयरन 2+ बनाएगा और खत्म होता जाएगा। यहाँ पे वाटर का ड्रॉप आ गया, तो देखिए ये वाटर ड्रॉप, H2 आ गया, वाटर ड्रॉप है। यहाँ पे आयरन 2+ होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से ये धीरे धीरे पील ऑफ हो रहा है, आयरन 2+ है। तो O2 जो है इस पे अटैक करेगा, O2 अटैक करेगा इसको। तो इसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ तो और भी तुम्हें क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर। कैसे हुआ ध्यान देना। जैसे आयरन के ऊपर मॉइस्चर आ गया, पकड़ने देखना इसका, ध्यान समझना कि साथ साथ रट जाए। तुमने किया होगा, मैंने उस समय भी ऐसे ही पढ़ाया होगा। देखो इसमें कैसे रिएक्शन होगी, कैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है। आयरन के ऊपर मॉइस्चर आया,
मॉइस्चर आया H2, ये एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करके H2CO3 बना देगा। एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करके H2CO3 बना देगा। एसिडिक गैस आ गई इसके ऊपर। अभी H2CO3 टूटेगा 2H प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, ये इसमें टूटेगा। अब और वाटर जो है वो भी पार्शियली डिसॉल्व करेगा H प्लस प्लस OH। तो अब आयरन के सरफेस पे H प्लस आयन हो गए एक्सेस, H प्लस आयन एक्सेस में हुए। तो अब ये आयरन को फोर्स करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, एनोड वाली इक्वेशन बनेगी। अब ये आयरन को, क्योंकि H प्लस आयन है, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए आयरन को फोर्स करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन कैथोड पे गेन करेंगे। कैथोड की रिएक्शन नहीं है ये भी, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H बनेगा। तो H जो है अनस्टेबल है, इमीडिएटली ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना देगा 2H2O। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगी कैथोड की इक्वेशन। क्या बन जाएगी 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। बुक्स में डायरेक्ट दिखा रखी है ये इक्वेशन। ये एनोड की इक्वेशन है, ये कैथोड की इक्वेशन है। इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2 गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस 2H2। ये क्वेश्चन आ गई। यहाँ तक चेक करो समझ आ गया कि नहीं। यस यस। अब ये Fe2 प्लस जो बना, Fe2 प्लस जो बना ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इससे कंबाइन करके बना देगा Fe2O3 प्लस H प्लस प्लस H प्लस। ये Fe2O3 कंबाइन कर जाएगा, जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग इसके सरफेस पे क्या आ जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये आ गए वाटर के मॉलिक्यूल्स Fe2O3 प्लस XH2O, ये बना देगा रस्ट। ये भी पूछा हुआ बोर्ड में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो ये फॉर्मूला है रस्ट। मगर समझ आ गया कि नहीं। यस देखो समझ आ गया इसका कि नहीं। हाँ, ये रस्ट का फॉर्मूला है। अब अगर वाटर सलाइन होगा, सलाइन वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइन वाटर में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे KCl, NaCl, CaCl2, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। तो इसमें बहुत सारे आयन्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस वजह से आयरन जो है और फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रस्टिंग क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। इसलिए जो भी लोग जैसे समुद्र के किनारे रहते हैं, है ना, वो लोग अपनी गाड़ियों को कंटिन्यूसली वॉश करते हैं। रीजन, क्योंकि वो मॉइस्चर जो एयर में क्या होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा जरूर, और वो गाड़ियों पे जाकर चिपक जाएगा तो क्या होगा, उससे कहीं पे भी स्क्रैच पड़ा तो रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए वो कंटिन्यूसली अपनी गाड़ियों को वॉश करते रहते हैं ताकि सॉल्ट ना आए गाड़ी के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में, इसलिए बता दिया मैंने। और आयरन की रस्टिंग को अगर खत्म करना है, आयरन की रस्टिंग को खत्म करना है तो कैसे खत्म करेंगे इसको, बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड, वो रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। Fe2O3.HH2 होता है ना रस्ट, इसमें अगर हमने ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया H2CO4, तो एक ये बोर्ड में नहीं है, पूछेंगे लेकिन बस ये बता दिया तो नोट कर लेना बस। Fe2C2O4 होल प्राइस फेरिक ऑक्सलेट का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना। तो इस तरह से हम आयरन की रेसिस्टिंग को ऑक्सैलिक एसिड यूज करके खत्म करते हैं। समझ आ गया आपको कि नहीं। यस। सलाइन वाटर में क्या होता है, रेसिस्टिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज। बढ़ जाती है इसको जस्ट। बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सलाइन वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, व्हिच फर्दर फोर्स आयरन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस रस्टिंग इज एनहांस्ड। रस्टिंग इसलिए एनहांस हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज तो बताई थी। अब है फैक्टर्स व्हिच प्रमोट कोरोजन। फैक्टर्स प्रमोटिंग कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं वो मैं पढ़ाते समय बता भी चुका तुम्हें। जैसे एक तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या हुआ, रिएक्टिविटी। जितना रिएक्टिव मेटल होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना फास्ट कोरोजन होगा, कोई डाउट। इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी यूज करेगा यानी कोरोजन उतना फास्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अभी हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अभी मॉइस्चर की वजह से रेस्टिंग हुई थी ना, O2 के प्रेजेंस की वजह से या H2O के प्रेजेंस की रेस्टिंग हुई थी। तो प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ये भी रेस्टिंग को बढ़ा देगा। फिर मैंने तीसरा तो बताया, कहीं पे भी स्ट्रेन आता है या कहीं पे बेंड आता है तो वहां पे रेस्टिंग फास्ट होती है। स्ट्रेन और बेंड से मेटल,
देन स्ट्रेन्स और बेंड्स इन मेटल्स। फिर फोर्थ पॉइंट बताया मैंने तुम्हें सलाइन वाटर यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे तो रस्टिंग फास्ट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर प्योर आयरन अगर होता है तो उसमें कोई कोरोजन नहीं होता। अगर प्योर आयरन है तो कोई कोरोजन नहीं होगा। तो ये फैक्टर याद रखना, 5 फैक्टर्स है विच प्रमोट कोरोजन। दीज आर द 5 फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन। कोई डाउट? नहीं सर। तो अब ये आ गया फैक्टर्स प्रमोटिंग कोरोजन। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। प्रिवेंशन पढ़े ना सारे पॉइंट्स इसके। पहला तो क्या था, बैरियर प्रोटेक्शन, फिर यस सर पढ़ा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन यानी कोई बैरियर आ जाए जो कोरोजन ना होने दे। बैरियर कैसा, ऑयल का बैरियर आ जाए, ग्रीस का बैरियर आ जाए, इस टाइप या पेंटिंग कर दे तो उससे कोरोजन। सबको पता है कि आयरन के जो मटेरियल होता है उसको हम पेंट कर देते हैं जनरली, या ऑयलिंग करते हैं या ग्रीजिंग करते हैं ताकि वो एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट ना आए। तो दिस इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। कोई डाउट? नहीं सर। दूसरा आ गया सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी आयरन की जगह कोई और सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, आयरन की जगह कोई और सैक्रिफाइस करेगा। जैसे हम आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, आयरन है उसके ऊपर कोटिंग किसकी कर दी, जिंक की। तो जिंक की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन बच जाएगा। इसी को बोलते हैं जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। कोई डाउट तो नहीं है? कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन सर्फेसेस, दिस इज आल्सो नोन एज गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन सर्फेसेस, दिस इज आल्सो नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट सैक्रिफिशियल। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन इसमें क्या है, आयरन को क्या बनाएंगे, एनोड की कैथोड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। कैथोड। सर कैथोड। आयरन को बना देंगे कैथोड, आयरन को कैथोड बना देंगे और दूसरे रिएक्टिव मेटल को बनाएंगे एनोड। और ये हम अंडरग्राउंड आयरन में की पाइप जो होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अंडरग्राउंड आयरन पाइप है तो उसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, एक मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करेगा इन कंपेरिजन टू आयरन। तो जब तक मैग्नीशियम मेटल है तब तक आयरन बच जाएगा। ये अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो जरूर करना। अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड, whereas iron will act as cathode, therefore will not be able to lose electron and hence will be protected. समझ आया? इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। मोर यस इलेक्ट्रिक सर। मेटल एनोड और आयरन एज कैथोड, अंडरग्राउंड आयरन पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट मेथड है using alkaline phosphate and alkaline chromate solution, using alkaline phosphate and alkaline chromate solution। alkaline solution होगी तो नियर बाय एक्सप्रेस आयंस को कंज्यूम कर लेगी कि नहीं? कर लेगा सर। अगर alkaline solution होगी तो नियर बाय एक्सप्रेस आयंस को क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। और ये क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, जो आयरन पार्ट्स होते हैं ना कार रेडिएटर के, उनको प्रोटेक्ट करता है। अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट की डेकोरेटिव कोटिंग करते हैं जिसकी वजह से जो आयरन पार्ट्स है कार रेडिएटर के वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। आयरन, ये वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछते हैं। आयरन पार्ट्स जो कार रेडिएटर के उनको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट की कोटिंग लगाएंगे। कोई डाउट? No, कोई डाउट तो sir. नहीं है? तो तुम्हें पता है यहाँ पर चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है ना। अब न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके अंदर। हालांकि न्यूमेरिकल में हर एक टॉपिक के ले चुका हूँ, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं लिए, लेकिन कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर तुम पढ़ लेना। अब जो तुम्हारी क्लास होगी उसमें तुम्हें पता है डेफिनेटली टेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए आप टेस्ट की प्रिपरेशन ढंग से कर लेना। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? बिल्कुल। नहीं सर सब क्लियर है। अब पढ़ लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब तुम्हारा काम क्या है, 43 ईयर्स आईआईटी के जो 3 चैप्टर हो चुके हैं तुम्हारे, उनके क्वेश्चन दोबारा दोबारा सॉल्व करना जितना हो सके। इस काम को मत छोड़ो। यस। डाउट्स आ रहे हैं, कई बच्चों के डाउट्स मैंने नहीं लिए हैं, सही ना, तो मैं वो ले लूंगा डाउट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना तुम ट्राई करोगे ना, जितना तुम निकालोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। इसको तुम 10 बार कर दो। जिसको, जो बच्चा कोई सोचता है ना मैं एवरेज हूँ या मुझे लगता है एक बार पे नहीं हो रहा है, 10 बार करो सॉल्व इसे। और 10 बार कैसे होगा, जो क्वेश्चन बहुत ईजी है उनको स्किप कर, स्टार मार्क करना पड़ेगा ऐसे, तो जाके कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
और बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, मैं हर बार तुम्हें बोलता हूँ ये। इस साल मेहनत कर लोगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करोगे, इसलिए छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, मैं तुम्हारी क्लासेस जरूर ले लेता हूँ। तो आज भी देखो थर्ड चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, एक क्लास में बोलूंगा, फिर उसके बाद काइनेटिक्स चैप्टर, लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है जो हमारा स्टार्ट होगा काइनेटिक्स। सही ना? तो बिल्कुल ढंग से। अच्छा, किसी भी बच्चे की क्या कल सुबह कोई क्लास है क्या? सर तो साढ़े फिजिक्स छह की बजे। तो 6:30 बजे फिजिक्स की है सर। 6:30 बजे क्लास है तुम लोगों की? किस किस की है क्लास? यस सर यस सर, रोज होती ईशान है। सर की। यस अच्छा, सर, सबकी रोज है होती है क्लास? सर। यस वो सर आज तो थोड़ा टफ हो गया। तो सैटरडे को क्लास होती है तुम सबकी? चलो कुछ ये सर होता है रोज होती है। कई बार। अच्छा, रोज ही होती है सुबह 6:30 बजे? यस सर यस सर। यस सर, रोज होती है सर। उसके बाद 9 बजे स्कूल भी होता है। ओहो, 8 ये तो बजे टफ हो स्कूल गया। होता है सर। तो फिर क्या कहते हैं, ये एक रोज अगर तुम्हारी क्लास होती है तो ये मेरे को लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो कहते हैं 6:30 से कितनी देर की क्लास होती है? सर 1 एक घंटा घंटे 20 की। मिनट 2 सेशन में। अच्छा, एक मतलब 1.5 घंटे की क्लास होती है? यस 7:30 बजे तक। 7:30 मतलब 1 आवर की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास है? हाँ सर, हाँ इतनी सर। होती है। अच्छा चलो, 1 घंटे की क्लास है तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आज तो टफ हो जाएगा क्योंकि 2 तुम्हें बच जाएगा कुछ सोते सोते। लेकिन अब तुम ये पढ़ लेना, कल का दिन मैं छोड़ूंगा जरूर। परसों हो सकता है मैं तुम्हारी क्लास लूँ तो टेस्ट ले लूँ परसों जरूर। तो परसों तक जरूर मैनेज करना कि तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। हाँ, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा लेट हो जाए तुम्हारा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, लेकिन कर जरूर लेना उसको। सही है? यस यस सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होना है तुम्हारा काइनेटिक्स। और अब नेक्स्ट ये जून जो आ रहा है, जिसके चारों चैप्टर प्रिपेयर होंगे ढंग से, मैं उसी को ऑर्गेनिक पूरी करवाऊंगा। नहीं तो पूरी ऑर्गेनिक नहीं होगी जो 11 से मैंने बोला करवाने का। ऑर्गेनिक अब केमिस्ट्री स्टार्ट होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। डिटेल में होता है पूरा मेरे पास 11th का भी 12th का भी। जिसने लास्ट ईयर किया होगा, 8-10 बच्चे हैं जिन्होंने पूरा किया हुआ, उनको ये पता होगा। तो बहुत ढंग से करना है उसको। तो ये 4 चैप्टर मेरे को सुना दो बिल्कुल ढंग से कि मेरे को लगे कि हाँ ये बच्चा सही है। नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, मैं फिर अटेंड नहीं कर रहा दूंगा उसको। मैं वीडियो के थ्रू करवा दूंगा, फिर मैं अटेंड नहीं कर दूंगा। तो इसलिए ये काम कर लेना जरूर। और देखो 18 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है। एक तो मतलब कि तुम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि काम तुम लोगों ने सबने किया साथ में। लेकिन अब और मेहनत और ज्यादा करनी है। सही ना? जितना टाइम मिल रहा है पढ़ाई पे लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बस जो तरीका बताया है 43 ईयर्स IIT, मेरे नोट्स और एनसीईआरटी, मत करो तीसरी चीज कोई भी। जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, तब करो, मैं बुक्स बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी बुक टच मत करना, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। चलो चलो, सो जाओ जल्दी। ओके, थैंक्स। थैंक यू। ओके सर।